बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स हैं ये। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इन शॉर्ट हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी डेफिनेशन नोट करें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट की हालत में हम चार्जेस को जब स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये पढ़ा हुआ है, चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर चार्जेस सेम हो तो उन्हें हम लाइक चार्जेस कहते हैं, और अगर चार्जेस ऑपोजिट हों तो उनके लिए हम वर्ड अनलाइक चार्जेस का यूज़ करते हैं। लाइक चार्जेस बेटा क्या होते हैं? देखिए, चार्जेस को जब हम डिवाइड करते हैं, एक को हमने नाम दे दिया जी लाइक चार्जेस का और दूसरे को हमने नाम दे दिया अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस बेटा हम किसे बोलेंगे? जो सेम चार्जेस हों, सेम, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। तो ये जो चार्जेस हैं सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इन्हें क्या कहते हैं? लाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? अनलाइक चार्जेस होते हैं जो ऑपोजिट चार्ज हों, ऑपोजिट चार्ज, जैसे एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इस तरह के चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? अनलाइक चार्जेस। सेम चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, ये हमेशा इन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिन फोर्सेस से ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी फोर्स से वो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था जिसका नाम था चार्ल्स कूलम। उसने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। चार्ल्स कूलम एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था जिसने गालिबन 1784 के अंदर एक लॉ दिया जिसमें उसने उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया, उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया। इसकी अगर हम स्टेटमेंट पहले लिख लें, स्टेटमेंट इसकी क्या है? अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, लेट्स सपोज, मैं इसकी स्टेटमेंट ही पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर। स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, चार्ल्स कूलम जिस तरह हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, सेम उसी तरह से ही ये लॉ है, वो मैसेज के दरमियान था, ये चार्जेस के दरमियान है। द फोर्स, इसकी स्टेटमेंट लिख लें, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to
to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between their centers। तो ये उसकी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को अब हम एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्ज़र्व करते हैं। देखें, अगर आपके पास दो चार्जेस हों, लाइक एक चार्ज है आपके पास Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इनके दरमियान the distance between the charge is R। अगर मैं दो चार्जेस और ले लूँ, लेट्स सपोज मेरे पास एक और चार्जेस हैं Q1, ये बड़ा है इससे, और ये है Q2, ये A वाला है, ये B है। अब आप मुझे खुद बताएं, फोर्स किन के दरमियान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? ये जो छोटे छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस हैं इनके दरमियान, या फिर जिनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उनके दरमियान फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? तो आपकी अकल भी आपको ये बताएगी कि जिनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा होगी। वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकती हैं। लेकिन यहाँ से पता ही चलता है कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करने से फोर्स इंक्रीज़ होगी। तो हम इस रिलेशन को इस तरह से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ गया फोर्स बढ़ गई, मैग्नीट्यूड कम किया फोर्स कम होगी। कौन सा रिलेशन बना ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना, विच इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये इसकी स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट भी है। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसे हम कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आपके पास चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड वाले हों, लेट्स सपोज ये रेज करता हूँ इसे, जितना ये मैग्नीट्यूड है इसी साइज के चार्जेस को मैं दूर दूर कर दिया। अब आप मुझे बताएं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज वो 15 सेंटीमीटर है। ये दूर है, ये नज़दीक है। तो किन के दरमियान फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? जो करीब हैं उनके दरमियान फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो दूर पड़े हुए चार्ज उनके दरमियान फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब भी आपको पता चल जाएगा जो चार्ज एक दूसरे के करीब पड़े हैं उनके दरमियान फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, और जो चार्ज एक दूसरे से दूर हैं उनके दरमियान फोर्स कम होगी। मतलब क्या कि डिस्टेंस कम करने से फोर्स स्ट्रॉन्ग हुई, डिस्टेंस कम किया फोर्स बढ़ गई, डिस्टेंस ज़्यादा किया फोर्स कम होगी। कौन सा रिलेशन बनाइए? इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इनवर्स। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, F is inversely proportional to square of distance। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो फिर ये इस तरह से लिखी जाएगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है जी? Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर ख़त्म करेंगे तो F इक्वल, प्रोपोर्शनैलिटी जब ख़त्म होता है तो इक्वल के साथ क्या लगता है? एक कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? K। आगे वाली टर्म को हम उसी तरह लिख लेंगे,
दैट इज Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है ये एक्चुअल स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी। क्या थी? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और उसी को जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो लास्ट में इक्वेशन क्या बनी? F इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब K क्या चीज़ है यहाँ पर? K है जी कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसका फॉर्मूला जिससे हम ड्राइव करते हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है फॉर एयर। अगर चार्जेस के दरमियान कोई भी चीज़ ना हो, जैसे Q1 है Q2 इसके दरमियान कोई चीज़ नहीं है, Q1 Q2 दरमियान में कोई चीज़ नहीं है, स्पेस है, खाली जगह है, यहाँ एयर है, सब के लिए परमिटिविटी की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है परमिटिविटी की वो होती है जी 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम। ये वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करते हैं, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3.144 ऑलरेडी एक नंबर है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास K की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो K है ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? K डिपेंड करता है जी मीडियम के ऊपर। K किसके ऊपर डिपेंड करेगा? K डिपेंड करता है जी मीडियम के ऊपर, और ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये बातें आपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी। अब K की जो वैल्यू है, अगर हम फार्मूले को मज़ीद जनरलाइज करें कूलम्स लॉ को, तो K की वैल्यू क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो K की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर K की वैल्यू पुट करूँ तो इस फार्मूला, ये फार्मूला कुछ इस तरह इस फॉर्म के अंदर आएगा। ये होगा हमारे पास F इज इक्वल, इस K की जगह पे क्या वैल्यू है जी K की? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और आगे वाली टर्म क्या है जी? वो उसी तरह रहेगी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास कूलम्स लॉ की सिंपल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक आपको कूलम्स लॉ की समझ आ चुकी होगी। कूलम्स लॉ का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।